एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की जुबानी, इसके 7वें भाग में हम पहुंच गए हैं। और पिछली बार मैंने अपने स्कूल राम मोहन राय सेमिनरी का थोड़ा वर्णन किया था और विशेष रूप से उसका जो एक बड़ा मैदान था उसमें होने वाली गतिविधियों के बारे में बताया था, और एक छोटा मैदान जहाँ पर कि हम लोग कुछ बॉल लेकर के और ऐसा कुछ खेला करते थे टिफ़िन के समय में, उसका भी थोड़ा वर्णन आपको बताया था। अपने जो भोजन की व्यवस्था थी, लंच की व्यवस्था थी, उसके बारे में हमने चर्चाएं की थी। एकेडमिक्स की बात हमने अभी नहीं की है और अभी मैं करूँगा भी नहीं। एकेडमिक्स मेरे एजेंडा पर बहुत पीछे रहा करता था और उसके अलावा जो बहुत कुछ हुआ करता था मैं उसी के अंदर ज़्यादा मगन रहता था। और आज जो हमारा विषय है वो है कि अपने घर से, चाईटोला से राम मोहन राय सेमिनरी तक जाना, उस यात्रा के दौरान क्या होता था वो थोड़ा सा मैं आज बताने की कोशिश करूँगा। तो हमारा स्कूल जाने का जो वक्त हुआ करता था, 10 बजे से स्कूल होता था और मैं बहुत जल्दी घर से निकलना चाहता था, जितनी जल्दी हो सके। भले ही मुझे 30-35 मिनट लगते होंगे पैदल चल करके जाने में, लेकिन अगर साथ में 20-25 मिनट और भी मिल जाएं तो अच्छा है। एक तो मैंने आपको बताया ही था कि स्कूल के मैदान की गतिविधियां देखने में और उसमें का भाग लेने में आनंद आता था। और रास्ते में भी बहुत कुछ था, उस पूरे 2.5 किलोमीटर के रास्ते में भी बहुत कुछ था। एक तो करीब 2 किलोमीटर के बाद बाईं तरफ एक मोड़ पर पान की दुकान थी। तो पान की दुकान में तो सच कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी मेरी, लेकिन वहाँ पर जब भारतीय क्रिकेट टीम कहीं टेस्ट खेलती होती थी तो उस दुकान पर उसकी रेडियो पर कमेंट्री होती थी। वो 1960s का ज़माना है, मैं 1962 से और 66 तक इस स्कूल में रहा था। तो उस ज़माने में टेलीविज़न वगैरह का तो प्रश्न ही नहीं था और रेडियो भी कुछ कुछ घरों में ही होते थे। तो इसलिए रेडियो की कमेंट्री एक सार्वजनिक स्थान के ऊपर और होना ये बहुत स्वाभाविक था। और ख़ास करके पान की दुकान वगैरह जहाँ पर कि ग्राहकों को आकर्षित करना ये दुकानदार का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, ये रेडियो की कमेंट्री बहुत सहायक होती थी। तो जब कभी भी ऐसा मैच होता था तो उस दुकान के आगे 30-35 लोग खड़े रहते थे, कुछ पान खाते रहते थे, कुछ चबाते रहते थे, कुछ यूं ही खड़े रहते थे। और दुकानदार को भी कोई दिक्कत नहीं थी, अगर कोई नहीं भी पान खरीदने वाला खड़ा है तो ठीक ही है, खड़ा है तो आज नहीं तो कल खरीदेगा ही। और वो 30-35 लोगों के जो हाव भाव थे वो भी देखने में अच्छा लगता था। क्योंकि अपने गली स्टाइल का क्रिकेट थोड़ा बहुत तो खेलते ही थे, कुछ बट्टा वट्टा लेकर के, ईंट वींट लगा करके, तो थोड़े बहुत तो शब्द पता ही थे, चौका क्या होता है, छक्का क्या होता है, आउट क्या होता है। अंग्रेज़ी में कमेंट्री होती थी, अंग्रेज़ी तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी जो कुछ कुछ खास बातें तो ज़रूर समझ आ जाती थी कि हाँ क्या हुआ। और जब कभी भारतीय टीम के बल्लेबाज कुछ अच्छा शॉट लगाते थे, कुछ चौका वगैरह जाता था, तो फिर ये 30-35 लोग जिस तरह उत्साह में आकर के और एकदम गर्मजोशी के साथ तालियां बजाना और हा करना, वो सब भी देखने में भी बड़ा अच्छा लगता था और सुनने में भी अच्छा लगता था, क्योंकि क्रिकेट की थोड़ी बहुत जानकारियाँ अपने मैदान से आ गई थी। तो यही सब सुनते सुनते 5 दिन का टेस्ट होता था, 6 दिन का, बल्कि एक दिन बीच का रेस्ट लेकर के। तो वो जो पीरियड होता था जिस समय में टेस्ट मैच होते थे, उस समय ज़रूर वहाँ पे मेरा 15-20 मिनट गुजरता था। और जो उस समय के खिलाड़ी थे उनके नाम वहीं से मुझे कुछ पता चले। वो चंदू बोर्डे, फारूक इंजीनियर, नवाब पटौदी, सलीम दुर्रानी, ये सब उस समय होते थे। दिलीप सरदार देसाई और एमएल जयसिम्हा, ये सब होते थे। बैट्समैन हुआ करते थे उस समय। बॉलर्स का तो पता नहीं चलता था कि बॉलिंग कब की और किसने की, क्योंकि उस समय थोड़ा सन्नाटा ही रहता था जब भारतीय टीम बॉलिंग करती होती थी। ये वहाँ पर हम लोगों ने एक अच्छा समय वहाँ पर गुजरता था। इसी तरीके से उस समय में, आजकल तो दिखते नहीं है, लेकिन उस समय में अच्छे संख्या में कुछ जो सड़क किनारे खेल दिखाते थे
वो लोग दिख जाते थे। कोई बंदर लेकर के डुक 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 करके भीड़ इकट्ठी कर रहा होता था कहीं फुटपाथ के ऊपर, कहीं कोई जादू का खेल दिखाने वाला होता था सड़क के ऊपर कपड़ा बिछा करके, और वो सिक्के गायब करना और ये करना, ये सब तरह की चीज़ें हुआ करती थी। तो ऐसा जब कभी उस 2.5 किलोमीटर की यात्रा में कहीं फुटपाथ के ऊपर कुछ मजमा लगा हुआ दिखता था तो अंदर से घुस जाता था। मैं छोटा सा था, मेरा कद भी छोटा था, उम्र भी छोटी थी, 10, 11, 12 साल की उम्र थी। तो वो जो भीड़ के अंदर घुस करके और बिल्कुल सबसे आगे की पंक्ति में खड़े हो जाना और फिर उस पूरे खेल तमाशे को देखना, ये भी कभी कभी सौभाग्य मिल जाता था उस यात्रा के दौरान। ये सब साधारणतः स्कूल जाते समय ही हुआ करता था, आते समय कुछ खास ऐसा होता नहीं था। तो उस समय मैं शायद बंदरों से मेरी जो पहली नज़दीकी मुलाकात है वो उसी सड़क किनारे, फुटपाथ किनारे उनकी डुगडुगी वाले से ही है, जिसमें कि वो बंदर है, कोई बंदरिया है और अच्छे अच्छे कपड़े पहना के रखते हैं और फिर उनको कुछ वो कहता है और वो लोग उस तरीके से कृत्य करते हैं और जो दर्शकगण होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वहाँ से कुछ इकन्नी दुअन्नी कुछ पैसे उसके चादर के ऊपर इकट्ठे होते हैं जिससे कि उसके परिवार का निर्वहन होता होगा। तो ये बंदरों से जो हमारी मुलाकात है, नज़दीकी मुलाकात, वो वहीं से शुरू हुई थी और अभी तक वो आप सब लोग जानते हैं कि वो हमारा बहुत साथ निभाया है उन्होंने और निभाते रहेंगे वो आगे। एक और बड़ी रोचक कथा है कि एक बग्घी नाम की सवारी हुआ करती है, आप सब जानते ही होंगे। तो पटना के अंदर में उस समय में, अब तो बहुत कम दिखती है या नहीं दिखती है, उस समय में वो बग्घी हुआ करती थी। आगे में घोड़ा होता था एक या कभी कभी 2 घोड़े भी, लेकिन एक घोड़ा की बग्घी साधारणतः हुआ करती थी। बड़ी लग्जरी टाइप की सवारी थी वो। सब तरफ से कवर्ड, घुसने का एक अच्छा सा दरवाज़ा, अंदर में आमने सामने बैठने की 2 सीटें और बहुत बढ़िया आगे घोड़े के पास बैठने की कोतवाल की जगह, ऐसी बग्घी हुआ करती थी। और ऐसे तो सवारियों को लाने के लिए बग्घी का इस्तेमाल होता था, स्टेशन पर भी जैसे रिक्शे मिलते हैं वैसे बग्घियाँ भी मिलती थी। लेकिन मेरे रास्ते पे चाईटोला से और खजांची रोड, इस रास्ते के ऊपर जो बग्घियाँ मुझे दिखती थीं, रोज़ाना दिखती थीं, ऑलमोस्ट रोज़ाना दिखती थीं, वो स्कूली बच्चों को ढोने के काम आती थी। उस रास्ते में एक अब्दुल अयूब गर्ल्स स्कूल ऐसा था और वहाँ की लड़कियाँ ये उस बग्घी में बैठ करके और जाती थीं, अपने अपने घरों से उस बग्घी वाला उनको कलेक्ट करता होगा और फिर ला करके वो स्कूल में वहाँ पर छोड़ता होगा और फिर शाम के समय छुट्टी होने के बाद उनको वापस भी लेकर के वो जाता होगा। तो ऐसी बग्घी कभी कभी आती हुई दिख जाती थी पीछे से। तो उस बग्घी के पीछे में एक लकड़ी का पटरा होता था। पूरी बग्घी तो अंदर से बंद है, अंदर में लोग बैठे हैं और उसका सब बढ़िया दरवाज़ा वगैरह है, लेकिन बिल्कुल पीछे 2 चक्कों के बीच में बैक साइड में एक छोटा सा लकड़ी का पटरा होता था जो उस कोतवाल जो था, जो चलाता था घोड़े को, उसका सहायक वहाँ पर बैठा करता था सामान्यतः। तो जैसे कंडक्टर के साथ में और एक सहायक होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इस चालक के साथ में वो एक सहायक वहाँ बैठता था और वो फिर बच्चियों को हाँ उतरो और ये चढ़ो वगैरह इन सब में सहायता करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि वो सहायक नहीं होता था और वो पटरा खाली होता था और वो हमारे लिए एक सुखद घटना होती थी। जब बगल से वो बग्घी हमें ओवरटेक करके निकलती थी तो हम भी अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा करके और उचक करके उस पटरे के ऊपर बैठ जाया करते थे और फिर जितनी देर तक वो बग्घी चल रही है उतनी देर तक का सफ़र हमारा भी बग्घी पर निकल जाया करता था। इस तरह से अपने पैरों की मेहनत भी कम होती थी और साथ में जो समय बचता था वो फिर खेल तमाशे देखने के लिए ही तो हमें मिलता था। तो इसलिए इसका बड़ा इंतज़ार रहता था कि ये बग्घी कोई मिल जाए खाली। तो आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स जिन लोगों ने पढ़ी होगी, ध्यान होगा उनको कि जो उसमें एक अध्याय है लीनियर मोमेंटम कोलिजन्स के ऊपर सेंटर ऑफ मास पर, उसमें जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उसमें एक एक्सरसाइज है जिसमें कि एक बग्घी है, लग्जरी कार्ट जिसको हम कहते हैं,
और उसमें ऐसा ही पीछे पटरा बनाया गया है, उसके द्रव्यमान वगैरह दिए हुए हैं। और फिर वो एक छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके बैठने के कारण से और किस तरह से उसके स्पीड में परिवर्तन होता है, इस तरीके का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट्स का फिजिक्स में है। तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये कुछ बड़ी सुखद यादें हैं। एक बार हम जब लौट रहे थे स्कूल से वापस घर, जाते समय तो मैं अकेला ही जाया करता था, लेकिन लौटते समय उधर से ज़रूर 3-4 मित्र होते थे जो हम लोग साथ साथ चला करते थे। और इस तरफ रहने वाले, चाईटोला से तो मैं अकेला था, लेकिन हाँ इस तरफ रहने वाले कई सारे मित्र अपने अपने घरों में जाने के पहले काफ़ी दूर तक कॉमन रास्ता हुआ करता था, तो हम लोग साथ बातें करते हुए चला करते थे। सड़क पर अगर कोई डब्बा पड़ा मिल जाए खाली, या कोई पत्थर का ही टुकड़ा मिल जाए, तो पैरों से उसको हिट करना और फिर वहाँ जहाँ जाकर वो रुके वहाँ पहुँच करके फिर से दोबारा हिट करना, ये भी प्रक्रियाएं चलती रहती थीं। सामान्यतः पैरों में जूते तो होते नहीं थे, चप्पल तो होती नहीं थी। 10% समय ही शायद वर्ष में चप्पल जूते पैरों में मिले तो मिले, वरना तो ऐसे ही रहते थे। तो वो खाली पैरों से भी पत्थरों को ठोकर मारने में बड़ा आनंद का अनुभव होता था, भले ही थोड़ा स्किन के ऊपर इरिटेशन होता था या दर्द होता था, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा इंजॉयमेंट का साधन था। तो इस प्रकार से हम लोग का चलता रहता था। तो जो हम 3-4 जने आ रहे थे, तो एक ऐसा वक्त आया जबकि एक बग्घी पीछे से आई और खाली बग्घी थी, ऐसे जा रही थी, और पीछे का पटरा भी खाली था। और हम 4 विद्यार्थी थे, 4 दोस्त थे, चारों ही छोटे छोटे थे। तो 2 उसमें से उचक करके उस पटरे के ऊपर बैठ गए। मैं तो नहीं बैठा, क्योंकि मैं जब दोस्त होते थे तो उनको अवसर पहले मिले, मुझे बाद में मिले, तो ये मेरा संस्कार शुरू से ही रहा ही है। तो इसलिए वो 2 दूसरे मेरे मित्र उसके ऊपर चढ़ गए और हम लोग साथ साथ दौड़ने लगे। बग्घी की रफ्तार बहुत तेज़ नहीं थी, तो हम लोग साथ साथ दौड़ने लगे और वो दोनों उसके ऊपर बैठ करके आनंद लेने लगे। और वो थोड़ी वार्ताएं दौड़ते दौड़ते में हम लोग कर ही रहे थे। शायद कोतवाल को ये सब आवाज़ें सुन के एहसास हो गया कि कोई तो भी साथ दौड़ रहा है, और क्यों दौड़ रहा है इसका अंदाज़ा भी उसको लग गया होगा। तो उसने अपनी बग्घी धीमी की। तो बग्घी धीमी होती देख करके मुझे समझ आया कि हाँ, कोतवाल को ज़रूर इसका अंदेशा हो गया है और वो कुछ ना कुछ करेगा। तो मैंने इन दोनों को कहा कि उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ, बग्घी धीमी हो रही है और वो कोतवाल आ सकता है। लेकिन उन दोनों ने हमारी बात सुनी नहीं। उन्होंने कहा अरे वो धीमी तेज तो होती ही रहती है, एक समान थोड़ी चलता है कुछ वगैरह। वो उसके ऊपर चढ़े ही रहे और इसने सचमुच बग्घी को धीमी करने के बाद वहाँ से उतरा। उसने घोड़े की लगाम तो हाथ में रखी हुई थी, घोड़ा रुका। और जब तक ये दोनों मेरे मित्र वहाँ पटरे पर से उतर करके और भागते, वो आ करके जिस चाबुक से वो घोड़े को चलने के लिए उकसाता है, उसी चाबुक से दनादन दनादन उसने 2-4 तो ठोक दिए। और ये जो दोनों मित्र थे हमारे, वो फिर दिक्कत में आ गए। उनके पैरों के ऊपर उसके उस रस्सी के निशान आ गए, लाल लाल निशान आ गए। आप सोचो 12-13 साल का बच्चा कितना कोमल होता है। साधारणतः सब हाफ पैंट में होते थे, मैं भी हाफ पैंट में होता था, हाफ कमीज़ होती थी, हाफ पैंट होता था। उससे ज़्यादा की अपनी कोई शक्ति ही नहीं थी। कमीज़ भी फट जाया करती थी कई बार कंधे पर से, तो वो भी सुई से सिल करके और उससे भी काम चलता रहता था। तो वैसे में खुली जंघाओं के ऊपर और वो ज़ोर ज़ोर से अगर उसने रस्सी से मार दिया तो उस कोमल त्वचा के ऊपर लाल लाल निशान बने, तो बड़ा स्वाभाविक थे। अब दिक्कत ये नहीं थी कि उसके कारण से उनको दर्द हो रहा था या तकलीफ़ हो रही थी। दिक्कत ये थी कि जब वो घर पहुँचेंगे तो अपने माता पिता को क्या बताएंगे कि ये निशान क्यों है। इस चिंता में वो दोनों पूरे रास्ते मगन रहे और हम लोग तरह तरह के बहाने सुझाते रहे उनको। और दूसरे दिन हमने पूछा कि भाई क्या हुआ,
तो मालूम पड़ा कि वो उसने कुछ मैनेज कर लिया, घर जा कर के कुछ तबीयत खराब होने का बहाना घर में घुसते ही बना करके और जल्दी से चादर ओढ़ करके सो गए। और इसी तरह से सुबह में भी वो देर से उठा और फटाफट वहाँ से स्कूल के लिए निकल आया। तो ऐसा करके कुछ मैनेज किया उसने, ये उसने कथा हम लोग को सुनाई। उसके अंदर ही उन्हीं मित्रों के जिन्होंने चोट खाई थी, तो उन्हीं मित्रों के अंदर एक मेरे और मित्र थे सुदर्शन जी, जो कि बाद में पटना विश्वविद्यालय के बहुत अच्छे शिक्षक बने और फिज़िक्स के ही शिक्षक बने। वो मेरी बाद में जैसे रानी घाट गली में मैं अंत में 1965 में शिफ्ट हुआ था, उसी गली में वो रहा भी करते थे। तो ये सब तरह तरह की बहुत सारी यादें हमारे आने जाने की हैं। तो अगली बार हम थोड़ी सी और कथा बढ़ाएंगे और देखेंगे कि राम मोहन राय सेमिनरी में हम और क्या किया करते थे।